साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं, खुशनुमा अंदाज में आप सभी की तैयारी पढ़ाई चल रही है। और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की सौगात आ चुकी है। पूरी की पूरी 22,000 पोस्ट आपके बीच में हैं। ग्रुप डी के हिसाब से देखा जाए तो ये पोस्ट कम आगे जाएंगी, क्योंकि ग्रुप डी में पीछे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी। लेकिन देखिए, इसका कारण यही है कि लगातार वैकेंसी, मतलब पिछली बार भी आई हैं, उससे पहले खैर जो गैप था एक, वो तो पूरा भर ही दिया गया था। और अगर इन्हें हर साल वैकेंसी लानी है तो फिर ये हर साल की ही वैकेंसी आपको दे सकते हैं, 1 साल की ही वैकेंसी दे सकते हैं। बाकी फिर भी कोशिश करिए। RW तो आपके साथ है ही, ट्विटर आंदोलन में भाग लेंगे और बड़े अच्छे से इन वैकेंसियों को बढ़वाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वैकेंसी अगर कम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देखो, एक पक्ष हम ऐसे भी मानकर चलेंगे कि वैकेंसी बढ़वानी है, लेकिन दूसरा पक्ष हम ये भी लेकर चलेंगे कि हमारी तैयारी किसी भी चीज़ को लेकर रुकनी नहीं चाहिए। मतलब आप मेरी बात को गलत ना समझें, मैं दोनों ही पहलुओं पे बात कर रहा हूँ। देखो यार, आप ऐसे मत समझना कि मैं आपको किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। लेकिन लोग जहाँ पर 10-10 पोस्ट होती हैं, सिलेक्शन वहाँ भी लेते हैं, वहाँ भी सिलेक्शन होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हम भरजोर कोशिश करेंगे और एक तरफ हम ये कहेंगे, कोशिश करेंगे ये, और एक तरफ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस चक्कर में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मतलब मेंटली कई बार हम थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं कि यार वैकेंसी कम है। हमें ऐसा अपने मन में नहीं सोचना है, हमें भरजोर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और डेफिनेटली हमें एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए। धनराज कहते हैं आपकी पढ़ाई हुई क्लास से फिजिक्स से CDS क्लियर हो गया। अरे वाह मेरे शेर भाई, वाह धनराज, आपको तो सल्यूट है, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू कर दें अब आज की कहानी। तो चैप्टर हमारा चला हुआ है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट चली हुई है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में अब तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? पहला टॉपिक हमने आवेश पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि आवेश से ही बनता है विभव, वोल्टेज, और आवेश से ही बनता है चार्ज यानी कि धारा। इनके बारे में अब तक हमने बड़े अच्छे से पढ़ा जी। क्या आप सभी को ये 3 टॉपिक क्लियर होता? क्योंकि अगला टॉपिक हम जो आपको सिखाता वो इन तीनों से ही हल्का हल्का सा रिलेटेड होगा आगे चल के। तो आज हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ेगा, एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक सीखेगा। लेकिन वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत उसको रटा होगा, लेकिन उसके बारे में एक क्रिस्टल क्लियर जानकारी बड़ा जरूरी है। और मैं बात कर रहा हूं आज प्रतिरोध की, यानी कि रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक क्रिस्टल क्लियर जानकारी चाहिए होगी। इस क्लास में हम उस जानकारी को बटोरेंगे। लेकिन भाई, आपसे मेरा एक परम नम्र निवेदन है महाराज जी, कि आप सभी आज की क्लास को पूरा मन से सुनना। जैसे आप कहानी सुनते हैं ना कथावाचक की, ऐसे ही इस क्लास को सुनना। बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत हटा लेना। हर एक पॉइंट आज की पूरी क्लास का एक पॉइंट है। मतलब ये मान लो, जब आधा घंटे अच्छे से बैठोगे ना मेरे साथ, तब सबसे लास्ट में जो मैं बात कहूंगा वो तब आपको समझ में आएगी। और समझ में आते ही आपको ऐसा लगेगा कब से आपने वो बात रट रखी थी, लेकिन आज के बाद आप उसको बहुत अच्छे से याद कर जाओगे। ठीक, चलिए। तो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है सभी का कि सारा सब कुछ याद है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है। PDF आप देखना आज बिल्कुल आपको, जैसे थोड़ा सा आपने कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी किताबी भाषा है, बुकिश लैंग्वेज है, तो आज मैंने उसी भाषा का उसमें इस्तेमाल किया है। जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो आपको नजर आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, अभी कल तक हमने क्या देखा था, जैसे हमने ऐसे रिलेट किया कि मान लो किसी पाइप में पानी बहता है, जल की धारा बहती है, और जल की धारा को बहाने में किसका हाथ होता है? प्रेशर का, यानी कि दाब का। पीछे से प्रेशर लगता है और आगे जल की धारा बहती है। ऐसे ही किसी भी तार में विद्युत की धारा को बहाने के लिए पीछे से क्या लगता है? वोल्टेज लगता है। तो वोल्टेज ही वो कारक है, विभव ही वो कारक है जो धारा को आगे बहाता है। और हम कहें तो देखो, इसको हमने ऐसे भी समझा है कि आवेश को या इलेक्ट्रॉनों के आगे बढ़ने को हम धारा कहते हैं, और उन्हें बहाने में, आगे बढ़ाने में जो कार्य लगता है उसको हम विभव कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो ठीक है, ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ आती है। अब देखिए, कई बार पाइप में रुकावटें भी तो होती हैं। जैसे मान लीजिए ये पाइप आगे से पतला है, तो ये क्या करेगा? ये पतला पाइप इतना हिस्सा पानी को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो रुकावट है किसी तार में, उसी रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हर एक तार में धारा झमाझम बहेगी। क्या मैं आपको 10 तरह की पाइप दूं, सभी पाइपों में पानी अच्छे से बहेगा? जो पाइप स्मूथ होगी, चिकनी होगी, उसमें बढ़िया बहेगा। जो खुरदरी होगी, मोटी पतली होगी, उसमें थोड़ा मुश्किल से बहेगा। ऐसे ही तार भी अलग अलग होते हैं। चांदी का तार एकदम शानदार तार, धारा यूं जाएगी मक्खन की तरह, साई सा साई सा। लेकिन वहीं अगर तुम लोहे का तार देखने लगो, उसमें धारा साई सा नहीं जाएगी, उसमें मिलेगी रुकावट। तो इसी रुकावट को विद्युत की भाषा में, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में हम प्रतिरोध कह देते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब चलो ये तो समझ में आता है कि यार पानी को तो रुकावट इसलिए मिली क्योंकि पाइप जो है उबड़ खाबड़ है। क्या तार तो ऐसा नहीं होता कि तार मोटा पतला है? आखिर धारा के मामले में अंदर चल के बताओ कि रुकावट क्यों होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं रुकावट का कारण क्या है। देखो मेरे भाई, किसी भी तार में रुकावट निर्भर करती है कि उस तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा कितनी स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या समझो, जैसे मान के चलिए कि एक लाइन में बच्चे चल रहे हैं और उस लाइन में हर एक बच्चा अपने अगले वाले बच्चे को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। यानी जैसे अगले वाला बच्चा कदम रखता है, पिछले वाला भी कदम रखता है, उससे पिछले वाला भी कदम रखता है। जितनी तेज वो चल रहा है, पिछले वाला भी उतनी तेज चल रहा है। जिस दिशा में अगले वाला चल रहा है, उसी दिशा में पिछले वाला भी चल रहा है। तो वो पंक्ति बहुत स्मूथ चलेगी, उसमें आपस में बच्चे कभी नहीं टकराएंगे। लेकिन एक ऐसी और लाइन मान लो बच्चों की कि उसमें अगला बच्चा तेज चल रहा है, पिछले वाला बच्चा धीमे चल रहा है या उससे भी तेज चल रहा है, जाके उससे टकराता है। या वो इधर चल रहा है तो वो इधर चल रहा है, वो सामने से आगे टकरा रहा है, कोई उससे सामने से आगे टकरा रहा है, कोई इधर से आगे टकरा रहा है, कोई इधर से आगे टकरा रहा है। यानी कि वो लाइन ऐसी है कि उसमें बच्चे सही से नहीं चल रहे हैं। सही का मतलब सब एक दूसरे के गुणों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे आपस में टकरा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ऊर्जा की हानि किस में ज़्यादा होगी? तो डेफिनेटली जिसमें सब टकरा रहे हैं, इधर उधर चल फिर के एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं, उसी में ऊर्जा की हानि सबसे ज़्यादा होगी। बोलो यस और नो, यहाँ तक की कहानी समझ आई? ऐसे ही तारों में होता है। अगर आप चांदी के तार को देखोगे, सिल्वर के तार को आप अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन झमाझम बहेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा, साए साए साए, हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरह से फ्लो हो रहा होगा। लेकिन यहीं आप अगर देखने लगो, मान लो लोहे के तार को ऐसे, तो लोहे के तार में क्या हो रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इससे टकरा जाएगा। एक ऐसे आया, वो इनसे टकरा जाएगा। एक ऐसे, वो इनसे टकरा जाएगा। एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसमें कोई व्यवस्था ठीक नहीं होती है। और जहाँ व्यवस्था ठीक नहीं होती है, वहाँ पर क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ते मरते आगे बढ़ेंगे। अब तुम एक बात बताओ यार, जब ये लड़ते मरते आगे बढ़ेंगे, तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे? पहली बात तो सारे नहीं पहुँचेंगे। दूसरा, क्या ये बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे? नहीं, ज़्यादा समय लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों पर धारा निर्भर करती है। भाई धारा का फॉर्मूला क्या है? आवेश बटे समय। अगर आवेश कम होगा, जो कि यहाँ है, तो डेफिनेटली धारा कम होगी। अगर ये ज़्यादा समय लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो भी धारा कम होगी। तो इसको कहते हो आप प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। तो मोटा माटी हम कहते हैं कि किसी भी तार में धारा के मार्ग में जो रुकावट मिलती है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट जो मिलता है, उसी को आप रेजिस्टेंस कहते हो, प्रतिरोध कहते हो। प्रतिरोध ज़्यादा होने का कारण इलेक्ट्रॉनों की टक्कर है आपस में। जहाँ टक्कर ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा है, धारा कम बहेगी। और जहाँ पर ये टक्कर कम है, वहाँ पर प्रतिरोध कम है, रेजिस्टेंस कम है और धारा ज़्यादा मिलेगी। अब मुझे एक बार फटाफट थम्स अप करिए। जी हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आपकी शिकायत थी कि किताबी लैंग्वेज थोड़ी यूज़ हो रही है पीपीटी में, तो पीपीटी में अब बिल्कुल मेरी लैंग्वेज है। फटाफट से थम्स अप करो। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की ये परिभाषा तो मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई, उसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है भैया जी, कोनो दिक्कत नहीं जी। यहाँ तक मैंने लिखा, चांदी एक अच्छा चालक है। आप हमेशा से ये पढ़ते हो कि सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है, हमने भी पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसमें धारा आसानी से बहती है
और आसानी से बहती है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। धारा आसानी से बह रही है, कम प्रतिरोध है, करंट इजी फ्लो कर रहा है, लो रेजिस्टेंस है, और लोहे के तार में धारा थोड़ी कठिनाई से बहेगी इसकी तुलना में, चांदी की तुलना में, क्योंकि उसका प्रतिरोध इसकी तुलना में अधिक है। यानी कि डिफिकल्टी रहेगी करंट को फ्लो होने में क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। विद्युत प्रतिरोध को हम लेटर आर से दर्शाते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से थम्स अप करिए। हाँ जी क्लियर है। नहीं सुमित बाबू, माइक्रोस्कोप इतनी गहरी चीज थोड़ी ना दिखा सकता है। ठीक जी, यहां तक कोई समस्या नहीं। अगले बिंदुओं पर चलिए। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। देखिए अभी तक हमने कोई भी मात्रक ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा भाई सूत्र से बनने वाला मात्रक और एक मात्रक एसआई मात्रक डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इसका कोई सूत्र नहीं देखा। इसका सूत्र भी हम देखेंगे, लेकिन एसआई मात्रक को तो डायरेक्ट पढ़ेंगे। फिर भी सूत्र से बनने वाले मात्रक को हम तब पढ़ेंगे जब इसके सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अभी पहले इसका एसआई मात्रक देख लो, और एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का प्रतीक क्या होता है? ओम का प्रतीक है ऐसे करके, ये ऐसे बना दो तो मतलब ओम हो गया, या हिंदी में इसको लिख भी देते हैं। ओम का चिन्ह ये है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यार इसमें दिशा का मतलब भी क्या है? देखो ऐसे मत कहना भैया इलेक्ट्रॉनों की फ्लो का तो मतलब है। यार ये चांदी का तार है, इसमें कुछ रुकावट है। अगर मैं इस दिशा में रख दूं इस तार को, या इस दिशा में रख दूं, तो क्या अंदर की रुकावट बदल जाएगी? अरे नहीं यार। एक पाइप में अगर रुकावट है पानी बहने में, उसमें पानी को मैं ऐसे रख दूं, फिर पाइप को ऐसे करके रख दूं, तो यहाँ से रुकावट खुल थोड़े ना जाएगी। तो दिशा से इसका कोई मतलब नहीं होता। ये एक अदिश राशि है, और अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? अनामिका आपके स्तर पे नहीं पूछे जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आज ही बैच लिया है तो आप पीछे का पढ़ो। कोई भी साथी जिन्होंने आज ही बैच लिया है तो भैया रिक्वेस्ट है कि वो पहले पीछे का पढ़िए। दोनों ही ठीक हैं, वैद्युत विद्युत दोनों ही ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं, एक बहुत गहरी बात पर मैं आपको ले जा रहा हूं। बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं कि जो आर का सूत्र है वो यहां से निकल जाएगा, V बराबर आई आर और R बराबर V बटे आई। बहुत सारे साथियों को लगता है कि R का ये सूत्र है। नहीं, R का ये सूत्र नहीं है। तुम्हें थोड़ा मतलब ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, यार आज तक तो हम यही समझते आए थे। देखो मेरी एक बात समझो, मैं आपसे ये पूछूं कि बता भाई, एक संतरे का पेड़ मान लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि संतरे के पेड़ पर लगा हुआ संतरा किस किस चीज पर निर्भर करेगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ। यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे उस संतरे को बड़ा बनाना है, मीठा बनाना है, छोटा बनाना है, पतला बनाना है, तो ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो क्या आप ये कहोगे कि भैया जी जो संतरे का जूस हमने निकाला है ना, उस जूस में जो और भी 4 फल पड़े हुए हैं, मतलब जब संतरे का हमने इस्तेमाल कर लिया, मान लो मैंने संतरे का जूस निकाला, उसके अंदर 4 फलों का और जूस निकाला, और मेरे हाथ में एक गिलास है, अब इसमें 4 फल हैं, संतरा भी पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे इन 4 फलों पर निर्भर करता है संतरे की वृद्धि, या संतरे का पतलापन, या संतरे का मोटापन, या संतरे का मीठापन। यार ये तो गलत बात है। देखिए कर सकते हो आप, उस जूस के ओवरऑल मीठेपन को घटा सकते हो। संतरे की वजह से खट्टापन हो रहा है तो कोई मीठा उसमें जूस डाल सकते हो, लेकिन उन पर निर्भर तो नहीं करता यार। एक्चुअल में निर्भर तो भाई उस पौधे पर कर रहा है, वो जिस पर वो लगा हुआ है। बोलो यस और नो? तो यहां पर तो आपने ना प्रतिरोध का संतरे का जूस बना लिया, यानी संतरे का इस्तेमाल कर लिया। पैदा तो वो पेड़ से हो रहा था, ये तो प्रतिरोध का इस्तेमाल है, ये तो रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हो आप, ये तो रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हो आप, ये तो प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हो आप। ये रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ये प्रतिरोध का ओरिजिनल सूत्र नहीं है। आई बात समझ में? ठीक। तो यहां अब मैं बताऊंगा आपको कि ये भी क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये तो ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखो कि आखिर प्रतिरोध का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूले का मतलब है, मैं ये पूछना चाहूं कि भाई जो प्रतिरोध है ना, जो रेजिस्टेंस है, मान लो कि एक तार है, लोहे का तार है, क्या ऐसा हो गया कि मान लो ये लोहे का तार है तो इसका जो प्रतिरोध है वो फिक्स हो गया?
क्या आयरन का रेजिस्टेंस, इतना तार लिया मैंने और ये फिक्स हो गया, क्या मैं इस रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा नहीं सकता? क्या मैं इस प्रतिरोध को घटाया बढ़ा नहीं सकता? तो मेरी तरफ से उत्तर आएगा हाँ, घटा बढ़ा सकते हो। तो हमें यार अगर प्रतिरोध को घटाना बढ़ाना है तो ये जरूर जानना होगा ना कि आखिर ये निर्भर किस पर करता है। भाई अगर मैं संतरे की खेती कर रहा हूँ और मुझे एक विशेष रंग का संतरा एक विशेष खट्टेपन के साथ चाहिए, तो मुझे उसी मात्रा में उन पेड़ों के साथ काम करना होगा, उनमें उसी तरह के मुझे खाद मिलाने होंगे, उसी तरह का उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात को? तो प्रतिरोध को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई कम ज़्यादा तो तब करो जब आपको ये पता हो कि भैया इस चीज़ से कम होगा, इस चीज़ से ज़्यादा होगा, इस चीज़ पर निर्भर करेगा। आई बात आपको समझ में? तो मुद्दा आपको ये पढ़ना है कि प्रतिरोध किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। कोई मेरे से ये तो मत कह देना कि ये वी और आई पर निर्भर करता है। इसका मतलब तो फिर आप ये कह रहे हो कि जो संतरा है ना उस जूस में बने हुए बाकी फलों पर निर्भर करता है। गलत बात है। तो आओ जरा देखें एक बार कि प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। वन बाय वन ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं कि भैया आर किस किस चीज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है तार की लंबाई। ये सारी चीजें मैंने लिख ली हैं, यहां से लिखने की कोशिश मत करना और आज की बात पे ना समझने पे जोर देना। मैं इसको एल मान लेता हूं। तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? निर्भर ऐसे करता है कि जितना बड़ा तार लोगे उतनी ज्यादा उसकी प्रतिरोधकता रहेगी, रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है सीधा अनुक्रमानुपाती है एल के। देखो मेरे भाई, एक एक चिन्ह का, प्रतीक का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, तभी तुम मानना कि सही पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध सीधा अनुक्रमानुपाती है लंबाई के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इस बात का मतलब है कि मेरे भाई तार की लंबाई बढ़ाएगा ना तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छा, घटाओगे तो घटेगा, इसका मतलब यह है कि घटाओगे तो घटेगा, यानी दोनों का सीधा संबंध है। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम खुद सोचो, जितना लंबा तार होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों के टकराने की ज़्यादा संभावना है। एक 50 बच्चों की लाइन है, वो लाइन कब तक सही बनी रह सकती है? जब वो कम दूरी चलें या ज़्यादा दूरी चलें। तो संभावना यही है कि जितनी कम दूरी चलेंगे उतनी ज़्यादा लाइन के अच्छे बने रहने की संभावना है। जितनी ज़्यादा दूर ले जाओगे, हो सकता है यहाँ टक्कर ना हो, आगे टक्कर हो जाए, आगे ना हो उससे आगे हो जाए। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेंगे किसी भी तार में, उतने ज़्यादा टक्कर होने की संभावना है, उतने ज़्यादा इसका प्रतिरोध ज़्यादा होने की संभावना है। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आ गई? अब एक बच्चा क्या पूछता है मुझसे, सुनो, मतलब क्या महान बात पूछता है वो कहता है भैया एक बात बताओ कि अगर लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या प्रतिरोध के बढ़ने से लंबाई बढ़ जाएगी? मतलब सुनो, वो क्या कह रहा है कि भैया अगर उस जूस में मैंने वो डाला, संतरा डाला, तो उसका खट्टापन बढ़ गया। क्या अगर मैं जूस का खट्टापन बढ़ा दूं तो उसमें संतरे की मात्रा बढ़ जाएगी? भाई यार क्या बात कर रहा है भाई मेरे भाई। अगर मान लो तुम ये कहो कि भैया अगर खाने से इंसान की लंबाई बढ़ती है तो क्या इंसान की लंबाई बढ़ाने से खाना उत्पन्न हो जाएगा उससे, इंसान से? यार ये रिवर्सिबल चीज है ही नहीं। तुम कहोगे यार कैसी बात कर रहा है, इंसान की वृद्धि निर्भर करती है खाने पे, खाना निर्भर नहीं कर रहा वृद्धि पे। तो ये चीजें यूनिडायरेक्शनल चलती हैं, मतलब एक दिशा में चलेंगी। कि ऐसा कहना सही है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, ऐसा कभी बेवकूफी मत करना कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, सॉरी, प्रतिरोध बढ़ने से लंबाई बढ़ेगी। तो प्रतिरोध तुम ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते हो। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए। तो लंबाई पे निर्भर करता है। अब चलते हैं दूसरा पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। कि तार के क्षेत्रफल से लंबाई का क्या मतलब होता है। अच्छा, क्षेत्रफल कौन सा लेना है पहले तो ये समझो। एक शब्द आप आज तक सुनते आए होंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। लेकिन कभी आपने दिमाग पे जोर दे के शायद ये ना समझा हो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और खाली क्षेत्रफल में क्या फर्क है। देखिए, मैं जो क्षेत्रफल की बात करूंगा, याद रखना, यहां पर स्पेसिफिकली अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करूंगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सिंपल एरिया में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या फर्क है? देखिए, एरिया का मतलब तो ये है कि ये इसका एरिया हो गया, ये भी एरिया है भाई। यहां से देखोगे तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। मतलब जहां भी इस पेन को आप रखें और ये कितनी जगह घेरें, ऐसे रखोगे तो ये इतनी जगह घेर रहा है मेरे हाथ पे, तो ये इसका एरिया हो गया। ऐसे रखोगे तो केवल इतनी जगह घेरी, ये इसका एरिया हो गया। अब क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन का एरिया है, आप इसको कहीं से काटें और काटने पर ये वैसा का वैसा ही दिखे।
अब ऐसा कैसे संभव है? देखो, अगर मान लो मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको बिल्कुल सीधा, आपको लंबाई तो दिखेगी नहीं, आपको केवल यहाँ एक गोला दिखेगा अगर मैं बिल्कुल सीधा पकड़ूं। अच्छा, मैं इसको यहाँ से काट दूं तब भी आपको एक गोला ही दिखेगा, यहाँ से काट दूं तब भी एक गोला ही दिखेगा। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये वाला क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो तार कैसा होता है भाई? सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। तो तार के मैं इस वाले एरिया की बात करूंगा, तार के मैं इस वाले क्षेत्रफल की बात करूंगा, और मैं ये कहता हूं कि देख भाई, अगर ये तार है और इसका ये एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो जितना प्रतिरोध जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के उल्टा होता है। यानी कि जितना तार मोटा होगा, जितना उसका एरिया मोटा होगा, उतना ज़्यादा प्रतिरोध कम होगा, और जितना ये पतला होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम होने का मतलब तार पतला होगा, उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो ये तो प्रैक्टिकल करके देखे गए हैं। लेबोरेटरी में एक पतला तार रखा, एक मोटा तार रखा चांदी का, पतले तार का प्रतिरोध यानी जिसकी मोटाई कम है प्रतिरोध ज़्यादा मिला, और मोटे तार का कम मिला। वहीं से डायरेक्टली इनको कह दिया गया है। अभी पहले बताइए, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये चीजें सीधी याद रखनी है कि लंबाई के साथ कैसा संबंध होता है, क्षेत्रफल के साथ कैसा संबंध होता है। यहां तक बताइए, क्लियर है? देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई प्रियांशु, यार शुरू से शायद फिर तुमने पढ़ा ही नहीं है। भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बिल्कुल बीच से पढ़ रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, 2-3% बच्चे हैं जो बीच में से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज रहोगे। आप शुरू से पढ़ो एक बार, अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता तो। बाकी जो पूछ रहे हैं आर की विमा बताओ, ये बताओ, अरे मेरे महाराज पहले आर को तो समझ ले भाई, पहले प्रतिरोध को तो समझ ले, या सीधी सीधी विमा ही आएगी पेपर में, ये बताओ। तो आप एक अपने आप को ना अभी एक एक दिशा में फोकस करो। 90% लगभग फोकस कर रहे हैं, बट लेकिन 10% साथी कुछ हैं जो कभी उनको इसी चैप्टर में ऊर्जा के बारे में पूछना है, पुरानी चीज़ जो उन्होंने नहीं पढ़ी उनके बारे में पूछना है, जो चीज़ चल रही है उससे दूसरी कुछ चीज़ पूछनी है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी बाई फोकस करो अपने आप को। केवल आप मुझसे ये ध्यान दो यार, लंबाई पे कैसे निर्भर करता है और क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, बस इतनी सी बात है। नहीं है भाई, मोहम्मद अनस नहीं है, iOS में कोई अपडेट नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ यार, मेरे पास नहीं होती है अपडेट। हम ये मान के चलते हैं कि यार तैयारी करने वाला बच्चा आईफोन नहीं रख सकता, वो तो यार मतलब थोड़ा सा कम पैसे वाला है, वो एंड्रॉयड ही चला सकता है, इसलिए हम केवल एंड्रॉयड में ही देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताइए पहले। ये सारा सब कुछ पीपीटी से लिखा हुआ है, एक एक बात को मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से नहीं लिखना है भाई, यहाँ से कुछ नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से, है ना? यहाँ से चीज़ों को समझो, सारा सब कुछ पीपीटी में लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? अब ये लो भैया, गौरव को पूछना है कि प्रतिरोधकता क्या होती है। मेरे लाल गौरव, पहले इसको तो समझ ले मेरे भाई, एक स्टेप को तो पूरा कर ले, पहले प्रतिरोध को तो पूरा कर ले, फिर प्रतिरोधकता पे भागियो। बस मुझे तुम इतना समझो। देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई के घटने से घटेगा, बट एरिया के साथ उल्टा है, तार को मोटा करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और तार को पतला करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो कहानी खत्म यार, यस कह दो, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जाने प्रतिरोधकता बता दो, विमा बता दो, ये नहीं बता दो, पीपीटी कहाँ है? अरे भैया पहले समझ तो ले मेरे लाल, पीपीटी एक साथ दिखा दूंगा सारी। संदीप कुमार बताओ 2 नंबर में क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं भैया जी, एक तार मोटा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। इस बारे में मत जाओ कि क्यों होगा यार। भैया मैं कह रहा हूं ऐसा करके देखा गया, प्रैक्टिकली है, लेबोरेटरी में होता है, बस हो गया। आपको याद रखनी है ज्यादातर चीजें कि हाँ ठीक है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा और एरिया घटने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये 2 बात मुझे समझ में आ गई। अब इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, दोनों चीज़ों को आपस में मिलाओ, तो सूत्र ये निकल के आता है कि आर एल बटे ए। अब देखो, ये निशान दोनों का काम कर रहा है, यानी कि हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि लंबाई से सीधा संबंध है और एरिया से उल्टा संबंध है। ठीक है, अच्छा अभी डायरेक्टली तुम यहाँ से ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? देखो, इसको, इस निशान को डायरेक्टली हम बराबर के निशान में बदल सकते हैं। पता, ये बात मैंने 100 बार बताई होगी, लेकिन फिर भी 2-4 ऐसे निकल आएंगे जिनको जब भी बताऊंगा तभी पूछेंगे भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जबकि कम से कम 100 बार बता दिए। मेरे भैया पुराना रिवीजन करो दोस्त, पुराना रिवीजन करो। देखिए यार, पता है जब मैं आपके बारे में चर्चा करता हूँ ना, तो जो सच में ध्यान से पढ़ रहा है बच्चा वो डिस्टर्ब होता है। मैं चाहूँ तो आपको इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन दिल से वैसी आवाज़ नहीं आती है। तो यार तुम, जब मैं मतलब
लेकिन गलती 100% तुम्हारी है, तुम पुरानी चीज नहीं याद कर रहे हो। लेकिन भाई करो, तब तक तुम पुरानी चीजें नहीं अच्छे से पढ़ के आओगे, नहीं बात मत बनेगी। अच्छा चलिए आगे चलें। अब देखो भाई, एक बात आप मेरी यहां समझिए कि अगर ऐसी बात है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान के चलिए मेरे पास दो तार हैं, एक ये तार है और एक दूसरा ये तार है। बहुत ध्यान से सुनना आप बात को। अगर ऐसे ही बिल्कुल मतलब ध्यान यहाँ भी है वहाँ भी है, उससे भी बात कर रहे हो, इससे भी बात कर रहे हो, दिमाग में ये भी चल रहा है, कमेंट भी टाइप कर रहे हो, सर तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, अपरिचित मूवी जैसे नजर आ रहे हो, तो फिर नहीं समझ में आने वाली बात है। मैं तुम्हें अगर यहाँ खड़ा कर दूँ ना, तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा कमेंट पढ़ पढ़ के। कम से कम 20% बच्चों के कमेंट तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से संबंधित ही नहीं है। सर तुम इस हीरो जैसे लग रहे हो, उस विलेन जैसे लग रहे हो, शादी हुई है नहीं हुई है, कोई प्रतिरोधकता के बारे में पूछ रहा है, कोई कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पूछ रहा है, कोई कह रहा है जी मैं सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आओ खड़े होकर देखो यहाँ पर, मतलब ऐसे बुद्धि खराब हो जाएगी। तो भैया उनसे रिक्वेस्ट है कि सच में समझना चाहते हो तो फोकस करो चीज को। प्रिंस भैया विद्युत वाहक बल कल ही पूरा हो गया था। अब देखिए कुछ पीछे टॉपिकों पर अटके हैं, विद्युत वाहक बल पे अटका हुआ है मेरा प्रिंस भाई। प्रिंस भाई करवा दिया था यार पीछे ही, पता यार, मतलब पूरे फोकस से पढ़ाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा भी फोकस होना चाहिए। तुम्हारा फोकस नहीं होता है तो फिर मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार एक ध्यान से चीजें पढ़ ही नहीं रहे हैं। आ जाओ समझो, अगर सच में समझना चाहते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं शुरुआत में ही बोल रहा था कि पूरे फोकस के साथ पढ़ना। फिर भी ये देखो रोहित कह रहे हैं भैया मैं लैपटॉप से 8-10 घंटे क्लास लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो गई आंखों में, इसका कोई सॉल्यूशन बता दो। और शुरू से यही कमेंट कर रहा है ये बच्चा। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर मैं इससे पूछ लूँ ना आज क्या पढ़ाया है, सच में उसको नहीं पता, क्योंकि वो तो कमेंट टाइप करने में लगा है। क्या भाई इस बात का जवाब इस क्लास में ही लेगा मेरे दोस्त? ये तो यूट्यूब पे लिखेगा, गूगल पे लिखेगा, समस्या भी पता लग जाएगी, समाधान भी पता लग जाएंगे। आपकी कितनी सारी समस्याएं या समाधान है यार, वो यूट्यूब गूगल से आराम से पता लग जाएंगे। तुमने इस क्लास के पैसे इसलिए दिए हैं बताइए कि यार यहाँ ये पता कर सको कि 8-10 घंटे पढ़ने से आंखों में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डाउट आपका जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है उसे पूछने के लिए। और फिर तुम जब मैं समझा दूंगा फिर तुम इसे पूछोगे मुझसे, ये असल में समस्या आती है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार फोकस के साथ सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, नहीं तो फिर यही कहते फिरोगे रिपीट करो और समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि इस तार की लंबाई, मान लो दो तार है मेरे पास, दोनों की लंबाई बराबर है। मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, इतना ही लंबा ये है, इतना ही लंबा ये है, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। बस फर्क ये है कि ये चांदी है और ये लोहा है, ठीक है, ये आयरन है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो देखिए, मैं कह रहा हूं यार प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, लंबाई और एरिया पर। अब दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, इस सूत्र के हिसाब से अभी तक दोनों का प्रतिरोध बराबर होना चाहिए। ये मत सोचना जो तुम्हें पता है उसके हिसाब से मत कहना कि भैया चांदी का तो प्रतिरोध कम होता है लोहे का ज्यादा होता है, ये मत कहना। ये बताओ इस सूत्र के हिसाब से तो यही होना चाहिए ना, बोलो यस और नो। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो यही होना चाहिए अभी तक, बोलो यस और नो, बोलो बस कि हाँ भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए। आपको जो पता है उसके आधार पे मत बात करना। वो तो मुझे भी पता है कि चांदी का ज्यादा होता है लोहे का कम होता है, मैं भी समझ पा रहा हूँ कुछ मिस है इसमें। मैं आपको लेकर ही वहां जाना चाह रहा हूं कि अभी इस फॉर्मूले में कुछ कमी है, इस फॉर्मूले में अभी कुछ मिसिंग है। बोलो क्लियर? नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, आप परेशान, देखो ये कोई भी सलाह मत दो कि कमेंट पढ़ो मत पढ़ो। आप अच्छे से जानते हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ कमेंट, लेकिन जहाँ ज़रूरत है भाई 10 क्लासों में एक दिन तो मुझे पढ़ने पड़ेंगे, उन बच्चों को भी दिशा दिखानी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप ऐसा लिख कर अपना समय बर्बाद मत करो कि भैया कमेंट मत पढ़ो। आपको शायद आपको लगता है कि आपको सच में मतलब मुझे अभी भी इतना नहीं पता होगा कि कहाँ मुझे क्या करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अच्छा गलत न कह रहे हैं, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ ज़रूरत होती है 10 दिन में एक दिन तो इन्हें समझाना पड़ता है। जो बच्चे इधर उधर भगे हुए हैं ना, तो 10 दिन में नहीं समझाऊंगा तो निकल ही लेंगे, इसलिए उनको समझाना बड़ा ज़रूरी है। तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, हर दिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन में एक दिन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ मिस है। फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि यार दोनों का बराबर है, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भैया चांदी का प्रतिरोध कम होता है और लोहे का ज़्यादा होता है। तो यहाँ इस कमी को पूरा करने के लिए मैं एक और राशि जोड़ता हूँ, मैं एक और क्वांटिटी जोड़ता हूँ। और मैंने वो क्वांटिटी क्या जोड़ी, इसको बदल दिया मैंने बराबर के निशान में, और एक क्वांटिटी मैंने रो जोड़ दी। अब देखिए रो क्या है, इसको बोल रहा हूं मैं रो।
RHO रो, और यहां रो का मतलब है प्रतिरोधकता, या चलो रो छोड़ो, आप ये कह लो कि ये है प्रतिरोधकता सीधी सीधी, नहीं तो आधे इसी बात में कंफ्यूज हो जाएंगे रो और प्रतिरोधकता क्या है। ये हो गई प्रतिरोधकता, ये हो गई रजिस्टिविटी। अब देखिए रजिस्टिविटी क्या कह रही है, रजिस्टिविटी ये कहती है कि मैं, बहुत ध्यान से सुनना यार, हाईली फोकस्ड होकर सुनोगे तभी समझ आएगा। रजिस्टिविटी कह रही है, प्रतिरोधकता कह रही है कि मैं भी यही बताती हूं कि किस तार में धारा कितनी अच्छे से बहेगी, कितने अच्छे से नहीं बहेगी। अब मैंने पूछा तुम किसके लिए कम किसके लिए ज्यादा हो, इसने कहा कि साहब मैं चांदी के लिए तो बहुत कम हूं, यानी कि लेस हूं, और लोहे के लिए बहुत ज्यादा हूं। कितनी हो ये बात छोड़ दो, हमें वैल्यू नहीं रटनी है। लेकिन प्रतिरोधकता ने कहा कि मैं चांदी के लिए कम हूं और लोहे के लिए ज्यादा हूं। अब मुझे बताओ कि अगर लंबाई और क्षेत्रफल बराबर भी हों तो बात किस पे आके टिक जाएगी, प्रतिरोधकता के पे आके टिक जाएगी, रजिस्टिविटी पे आके टिक जाएगी। चांदी की प्रतिरोधकता कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम आएगी। लोहे के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि अब ये फॉर्मूला परिपूर्ण हुआ, अब ये फॉर्मूला पूरा है। अब अगर दो अलग अलग धातुओं के तारों की लंबाई और क्षेत्रफल बराबर भी होना, तब भी आप ये नहीं कहोगे कि प्रतिरोध बराबर है। अब आप ये कह सकते हो कि प्रतिरोध अभी भी कम ज़्यादा रहेगा। तो पहले अभी एक बात बताओ कि ठीक है, अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि प्रतिरोधकता ने मामले को संभाल लिया। अब प्रतिरोधकता क्या है, रजिस्टिविटी क्या है तो रजिस्टिविटी भी यही बात कि धारा कितनी अच्छी बह पा रही है, कितनी नहीं अच्छी बह पा रही है। जिनमें अच्छी बहती है, मतलब प्रतिरोधकता भी एक तरह की रुकावट है। जिनमें अच्छी धारा बहती है उनमें कम रुकावट है, जिनमें धारा बेकार बहती है उनमें ज़्यादा रुकावट है। अब यहाँ से ना एक सवाल ये बनेगा, अगर आप सच में ध्यान से सुन रहे हैं, कि यार भैया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या फ़र्क है, अब रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। बिल्कुल गहराई में जाकर ये समझने की बात है कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या अंतर है। देखो महाराज, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकती हैं, ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब सुनो क्या है, जैसे प्रिया ने उत्तर पूछा, सवाल पूछा, बहुत बढ़िया लगा कि अब आपका सवाल ये होना चाहिए। अब देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बहुत 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 ध्यान से सुनना। देखिए एक बात सुनना मेरी बात, कि ये एक तार है जिसकी लंबाई और क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम कहोगे भैया अभी आपने बढ़ाया कि बढ़ा। मान लो अभी इस तार की लंबाई इतनी है, ऐसे मान लो इस तार की लंबाई कुछ है, कुछ इसका क्षेत्रफल है, उस हिसाब से कुछ इसका प्रतिरोध है और कुछ इसकी प्रतिरोधकता है। अब मैंने क्या करा कि इसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया। बहुत 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 ध्यान से सुनो, मैंने अब इस तार की लंबाई को बढ़ा दिया, है ना, लंबाई बढ़ा दी। और देखो ये बात आप याद रखना कि लंबाई अगर खींचोगे तो भाई वो तार पतला होगा। एक तार है उसको खींचोगे तो लंबाई जो बढ़ेगी वो कहाँ से जाएगी, क्षेत्रफल से ही तो जाएगी, तो वो पतला होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लंबाई तो बढ़ गई लेकिन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यार लंबाई के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया के कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन 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 सुनो, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। अगर यही ये तार है, मान लो ये चांदी का ही तार है, और खींचने से वो चांदी से लोहे का थोड़ा ना बन जाएगा यार, खींचने से चांदी का ही रहेगा। लेकिन प्रतिरोधकता यहाँ भी रो है तो यहाँ भी रो रहेगी, ये नहीं बदलेगी। ये फर्क है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, कि रेजिस्टेंस लंबाई और क्षेत्रफल के साथ बदल जाता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है लंबाई और क्षेत्रफल के साथ में। अगर डेफिनेटली कहने की जरूरत नहीं है कि लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से पदार्थ बदलेगा। बोलो भैया जरा क्लियर है, ये बड़ी गहरी बात है। सवाल आएगा किसी तार की लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने से कौन सी चीज बदल जाएगी, तो भैया लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने से प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को सीख रहे हैं, इधर उधर की बातें किए बगैर, तो आपको पता है कि जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा था और जब हमें इसको बराबर के निशान में बदलना होता है ना, तो हमें एक नियतांक लाना होता है, हमें एक कांस्टेंट लाना होता है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी,
यही तो लेकर आए थे हम। अब ये प्रतिरोधकता जो है ना, ये क्या है, एक नियतांक है। प्रतिरोधकता एक नियतांक है। देखो रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। अच्छा आप ना इस बात पे मत जा अब। अच्छा हाँ, एक चीज और, आपको ना एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इनमें ही उलझे रहते हैं। भैया नियतांक है तो प्रतिरोधकता क्यों है, भैया जब कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी क्यों है। सुन मेरे भाई, नियतांक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अंक जो ये दावा कर रहा हो कि मैं नियत रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, जो ये दावा कर रहा हो। तो यहां पर वो दावा कौन कर रहा है, प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी। अब सुनिए एक बात मेरी समझो, कान खोलकर सुनो अच्छे से। देखिए कोई भी अंक नियत रहेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर चीज बदलने पे नियत रहेगा। मतलब वो हो सकता है, बहुत सारे नियतांक की गारंटी लेते भी हैं कि दुनिया जहान बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा। कुछ नियतांक कहते हैं कि देख भाई इतनी चीजों के बदलने से तो मैं नहीं बदलूंगा, यानी वो सबके साथ जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो समझो आप मेरी बात को, प्रतिरोधकता कैसा नियतांक है, रजिस्टिविटी कैसा नियतांक है। रजिस्टिविटी ये जिम्मेदारी ले रहा है कि सुन भाई लंबाई बदल ले, एरिया बदल ले, मैं नहीं बदलूंगी। आई बात समझ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिरोधकता किसी भी चीज के साथ नहीं बदलेगी। बस वो तो ये कह रही है कि मैं इस फॉर्मूले में हूं तो लंबाई और एरिया बदलने से तो मैं नहीं बदलूंगी। अब सुनो और ध्यान से, अगर आपने कभी ओम के नियम को ढंग से पढ़ लिया हो, V बराबर आई आर, तो भैया वहां पर ना ओम का नियम इससे पहले क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद है आपको, आपने रट्टा मारा होगा, विभव धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। और इसको बराबर के निशान में बदलने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट कौन होता है, रेजिस्टेंस। अब तुम कहोगे यार भैया देखो, कहीं तो तुम इसको कांस्टेंट कह देते हो यानी कि नियतांक कह देते हो, और कहीं कह देते हो कि एरिया बदलने से बढ़ जाएगा, लेंथ बदलने से बढ़ जाएगा। देखो मेरे भाई, यहां पर जब ओम साहब नियम की खोज कर रहे थे तो उन्होंने रेजिस्टेंस से पूछा, हाँ भाई नियतांक बनेगा, प्रतिरोध ने कहा बिल्कुल बनूंगा। लेकिन इसने शर्त लगा दी कि देखो भैया ओम साहब, जिस फॉर्मूले में हूं ना, केवल उसी फॉर्मूले के पैरामीटर्स के लिए नियतांक रहूंगा। यानी कि अगर तुम वोल्टेज और करंट बदलोगे, ये तार है, इसमें चाहे वोल्टेज बदल लो चाहे करंट बदल लो, मेरा मान नहीं बदलेगा, यहां मैं नियत रहूंगा। ओम साहब ने कहा तो भैया बदल कब जाएगा, उसने कहा अगर तुमने इस तार का लंबाई और क्षेत्रफल बदले तो मैं जरूर बदल जाऊंगा। तो कोई भी नियतांक ये नहीं है कि वो मतलब जन्म जिंदगी के लिए नियतांक हो गया। दो चार नियतांक हैं भी ऐसे जो जन्म जिंदगी के लिए हैं, जैसे बड़ा जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठोक के हेनरी कैवेंडिश साहब ने कहा जन्म जिंदगी के लिए नियतांक है। दुनिया में कहीं ले जाओ, अपने घर ले जाओ, एलियनों के घर ले जाओ, एलियनों की उनके घर ले जाओ, उनके उनके घर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, बड़े जी का मान हमेशा नियतांक है। लेकिन ये शर्तों पे नियतांक है। इसने कहा इस सूत्र में तो नियतांक हूं, लेकिन देखो यहां बदल रहा है, क्योंकि यहां पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पर आप उस संतरे का जूस बना रहे हो, और यहां संतरे का पेड़ है, ये ओरिजिनल है। तो भाई यहां तो यार वो बदलेगा ही बदलेगा। तुम पेड़ को उसको ज्यादा खाद देना शुरू करोगे तो संतरा मोटा बनेगा ही बनेगा, पेड़ को ज्यादा पानी देना शुरू करोगे संतरा ज्यादा मीठा बनेगा ही बनेगा। आई बात समझ में। तो प्रतिरोध यहां नियतांक नहीं है, यहां नियतांक है। यहां कौन नियतांक है, यहां प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी नियतांक है, जो ये कह रही है कि भैया जी लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से तो मैं नहीं बदलूंगी। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार बता दो, फिर मैं आपको इससे पॉइंट लिखाने शुरू कर दूं। हाथों हाथ ओम का नियम भी बता दो कि हाथों हाथ को तुमको चून पिसवाने आए हो भैया, चक्की पे आटा पिसवाने आए हो यार, मतलब गेहूं पिसवाने आए हो कि भैया जी हाथों हाथ पीस के दे दो। मैं मेरे यार क्या बात कर रहा है, मैं पहले इसको तो समझ ले यार, ओम का नियम भी बता दूंगा, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ। ऐसे तो फिर हाथों हाथ एक आदमी कहेगा भैया ऊष्मा चैप्टर भी खत्म कर दो, भैया हाथों हाथ पूरा यार प्रकाशिकी चैप्टर भी खत्म कर दो, भैया लगे हाथों यार गुरुत्वाकर्षण चैप्टर भी खत्म कर दो। है यार कैसी बात, तुम्हारी उम्मीद है। देखो वो बात नहीं करोगे जो जरूरी है, ये कहो यार भैया मुझे समझ में आ गया, भाई मजा आ गया समझ के। एक बात आगे की कहोगे, समझ में आ गया। पहली समस्या है समझ में आना। तुम्हारा दिमाग क्या कहीं रुकता नहीं है। जब ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हें लगता है अब मैं कुछ सवाल पूछूं, ये नहीं कहोगे कि भैया समझ में आ गया आगे बढ़ो, फिर कुछ पूछना जरूर है। हाथों हाथ ये भी बता दो। 8-10 घंटे पढ़ने से आंखों पे क्या समस्या आ जाएगी। एक पूछ रहा था रेजिस्टेंस मेल है कि फीमेल है, वह मेरे यार उसकी शादी करवा रहा है तो बिचौलिया बनेगा भैया। है भाई,
रेजिस्टेंस मेल है या फीमेल है पता करके उसके आधार कार्ड बनवाने जाना है। भाई यार तुम्हें कितना समझा लिया भाई, एक मुद्दे पर यार ये टिको कि भैया मुझे यार ऐसे समझा दिया आपने, तो आज तक मैंने नहीं समझा था, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। भाई यार एक क्लास में पॉजिटिव माहौल भी बने। तुम्हारी तो बात ही अलग रहती है, कोई हाथों हाथ पूछेगा, कोई रेजिस्टेंस को ये पूछेगा कि बताओ मेल है फीमेल है, जैसे जाने उसकी बिचौलिया गिरी करनी है। तो जरा एक बार बताओ कि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ तक समझ में आ गई हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है। तो सवाल तो यहाँ से हजारों बन सकते हैं। देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ पूरी कहानी को, फिर मैं आपको इसकी सारी की सारी की थ्योरी लिखवा दूंगा। हमने ये बात देखी, कंक्लूजन लेते हैं कि आर का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहली चीज, आर का फॉर्मूला है रो इंटू एल बटे ए। ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, ये प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी। प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से बदलेगा, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। ठीक जी। आर का मात्रक क्या होता है? तो महाराज जी आर का मात्रक है ओम। अगर आप प्रतिरोधकता का मात्रक यहीं से निकालोगे, निकाल सकते हो, मैं निकाल के भी बता दूंगा, तो होता है ओम मीटर। कैसे निकालते हैं देखिए, हमने लिखा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो रो बराबर एरिया यहाँ पहुँच जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा। आर का मात्रक ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, लंबाई का मीटर है, इससे ये कट जाएगी, ओम मीटर। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैंने पहले ही कहा था सीधा सीधा याद कर लो। इतने देखो, समझ में आना होगा तो इतने में ही आ जाएगा, और नहीं समझ में आना होगा तो फिर भैया सीधा ही याद रखो, वही ज़्यादा जरूरी है। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि बता समझ के लिखा है कि रट के याद किया है, नहीं। उत्तर करना है वो ये नहीं पूछेगा समझ के कर रहा है या रट के कर रहा है। समझ के भी उतने नंबर हैं, डायरेक्ट याद करके भी इतने ही नंबर हैं। ठीक, तो ये हो गई इसके बारे में बात। अब सवाल आता है कि क्या, जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध तो भाई इसके साथ भी बदलेगा, इसके साथ भी बदलेगा, इसके साथ भी बदलेगा। अच्छा, प्रतिरोध तो प्रतिरोधकता के साथ भी बदलेगा भाई, वो तो रजिस्टिविटी के साथ भी बदलेगा। कैसे बदलेगा रजिस्टिविटी के साथ में? अगर मान लो इतना ही लंबा तार है, इतना ही उसका प्रतिरोध है, सॉरी इतना ही उसका एरिया है। एक बात बताओ, अगर तुम इसे चांदी की जगह लोहे का कर दो, चांदी की जगह तुम इसे लोहे का कर दो, तो भैया रो बदल जाएगी। यहाँ अगर मान लो रो कम थी, प्रतिरोधकता कम थी, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये कम ज़्यादा हुई, ये दोनों ना भी बदलें, ये कम हुई तो ये कम होगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। तो भैया कम पे कम था और ज़्यादा पे कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध तो तीनों के बदलने से बदलेगा, लेकिन प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी अभी तक ना इसके बदलने से बदलेगी ना इसके बदलने से। अब तुम पूछो क्या इसके बदलने से प्रतिरोधकता बदलेगी? यार प्रतिरोधकता इस पर निर्भर ही नहीं कर रही है। फिर से वही बात आ गई कि इंसान की लंबाई खाना खाने से बढ़ेगी, तो इंसान की लंबाई बढ़ा दो तो खाना पैदा कर देगा, वो मत करो। अब एक बात ये भी आती है, अब सुनो अगली बात बहुत ध्यान से, कि भैया क्या प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही किसी ऐसी चीज पर भी निर्भर करते हैं जो इस सूत्र में नजर नहीं आ रही है, जो इस फॉर्मूले में नजर नहीं आ रही है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। और वो चीज क्या है? वो चीज है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों पर ही फर्क पड़ता है। अब क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप तापमान बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये निर्भर करेगा आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप चालकों की बात करोगे, अगर आप कंडक्टर की बात करोगे, तो दोनों ही चीजें बढ़ती हैं। अगर आप बात करोगे कुचालकों की, यहां से कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है। इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में नो चेंज। इंसुलेटर में प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर ही नहीं करती है। अगर आप बात करोगे अर्धचालकों की, यानी कि अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर्स की, पहले सारी कहानी समझ लो फिर लिखवा दूंगा एक साथ। अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर, ये मत कहना पतला मोटा दिख रहा है, मैं पूरी पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा अच्छे से। अर्धचालकों में उल्टा होता है चालकों का, अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई बात समझ में कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक के टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान को बढ़ाओगे तो चालकों में दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, कुछ चालकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी, कुछ चालकों में तापमान से कोई मतलब ही नहीं है, और अर्धचालकों में ये चीज़ घटनी शुरू हो जाती है।
अब बताइए फर्क क्लियर है? गौरव का सवाल है नियत और नियतांक में क्या अंतर है? भैया मेरे लल्ला, प्रतिरोध जैसे नियत रह रहा है, उसकी जो संख्या है उसको अंक कह देते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो मैं नियत हूं, अपनी बात पे सच्चा हूं, तुम उस बात को कितने नंबर दोगे? तो वो उसका नियत अंक है, वो उसकी संख्या है। नियत बात को बताने वाले अंक को नियतांक कहते हैं। रजिस्टिविटी के सिंबल को रो बोलेंगे महाराज, रो। इसको, ये जो मैं ऐसा सिंबल बना रहा हूं, ये जो बार बार मैं ऐसा सिंबल बना रहा हूं, इसको रो बोलेंगे, RHO। प्रतिरोध के सिंबल को रो बोलेंगे। और बताइए क्या डाउट है? बोलो क्लियर है? जयवीर क्लियर होगा। प्रतिरोधकता का मान ताप बदलने पे बदलता है, टेम्परेचर चेंज होने पे होता है। देखो मैंने कहा, प्रतिरोधकता ने कहा भैया मैं नियतांक हूं, मैं कांस्टेंट हूं। मैंने कहा क्या हमेशा कांस्टेंट रहोगी? प्रतिरोधकता ने कहा नहीं, लंबाई और एरिया से मैं नहीं बदलूंगी, लेकिन तापमान पर मैं भी बदल जाऊंगी। अब फिर से एक बार मैं कंक्लूड करूं, एक बार मैं फिर से कंक्लूड करूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए तीन चीजें हैं, लंबाई है, एरिया है, टेम्परेचर है। तीनों के चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रजिस्टिविटी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका तापमान से फर्क पड़ेगा। ये आज की बात का तमाम कंक्लूजन है, ये बात का पूरा एकदम उदाहरण है। बोलो क्लियर है? देवेंद्र कुछ नहीं होता, उसका कोई ऐसा मात्रक नहीं है। तो देखो सारी बातें मैंने लिखी, आ जाओ। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने कहा भैया जी तापमान के बढ़ाने पर सामान्यतः धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब सवाल आता है क्यों बढ़ जाता है? तापमान के बढ़ने से कणों के कंपन बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कठिन हो जाता है। देखिए हम हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में पढ़ेंगे कि असल में तापमान का मतलब क्या है। देखिए तापमान का मतलब है अणुओं का कंपन। तापमान जो है ना, वो किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों के लिए, अणु का मतलब इलेक्ट्रॉन, उनके लिए भोजन है। इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है? लगातार वाइब्रेट करके आगे बढ़ना, और तापमान बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा वाइब्रेशन कर करके एक दूसरे से टकराएंगे। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो, तापमान देने से उनकी टक्कर ज़्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि धातुओं में, मेटल्स में, धातुओं का मतलब चालकों में, यानी कि कंडक्टर्स में, तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रतिरोध के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, लंबाई पर क्या फर्क? अच्छा ये मैंने लिखा कि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग होता है। जैसे चांदी, तांबा इनका कम होगा, लोहे और नाइक्रोम इनका ज़्यादा होगा। हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के टकराने की मात्रा अलग होती है। मतलब ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है कि हर पदार्थ के में टकराने की मात्रा अलग होगी, इसलिए तापमान पर निर्भर करेगा। अगला सवाल है कि दूसरा किस चीज़ पर निर्भर करेगा? लंबाई पर। जितनी लंबाई अधिक होगी उतना प्रतिरोध अधिक होगा। इस बात को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि ये सीधी अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। क्यों? लंबा तार होने पर इलेक्ट्रॉन अधिक दूरी तय करेगा, प्रवाह में अधिक बाधा आएगी। कंक्लूजन है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये मत चिंता किया करो लिखवा दो लिखवा दो, इतना मैंने अपनी भाषा में लिखा है। आजा इसको, आपकी समस्या थी कि भैया किताब की भाषा से, मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि भाई जितनी अधिक लंबाई होगी उतना अधिक प्रतिरोध होगा। बस कहानी खत्म। आगे क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करेगा? तो मैंने कहा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। यानी कि ये कैसा निर्भर करेगा? आर उल्टा निर्भर करेगा। अच्छा दोनों को मिला दो तो L/A आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ हो गई। अब हमने देखो, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं उसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से दिखाते हैं। देखो असल में इसका सिंबल ये होता है, बट मैं थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे करके बना देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं है। पेपर में सिंबल कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, बस। तो आप कहेंगे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। अच्छा चलो इस कहानी को छोड़ो, आप इस परिभाषा को छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको और इससे कोई पेपर में सवाल भी नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो। ठीक, ये हो गया, इसको रहने दो। बस इसे इतना समझ लो कि प्रतिरोधकता क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है। मैं आपको एक बिल्कुल आसान सी परिभाषा लिखवा दे। प्रतिरोध की तरह
बिल्कुल जो हमने समझी, प्रतिरोध की तरह धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध की तरह ही धारा के मार्ग में रुकावट होती है, लेकिन ऐसे याद रखोगे, लेकिन यह लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक, मैंने लिखा प्रतिरोध की तरह यह भी धारा के मार्ग में एक रुकावट होती है, लेकिन यह लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं रजिस्टिविटी की डेफिनेशन कि दिस इज सेम एज resistance but does not depends upon the length and area। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर लिख दी। अब अगर आप, मतलब ये मैंने लिख दिया कि इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर भी लिख दिया मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या रजिस्टिविटी, फिर इनको सबको कंबाइन कर दोगे तो R बराबर रो इंटू एल बटे ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलिए, अच्छा बस अभी हमने यहां तक लिखा, ठीक है। अब देखो, जो बात मैंने आपको समझाई उसको मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं। एक नोट डालेंगे आप, और क्या नोट डालेंगे कि भाई प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, ये लंबाई, क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता और तापमान यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि निर्भर का मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता किस चीज पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, ये केवल तापमान पर निर्भर करती है, किसी पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी कि ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब एक चीज और देखिए आप कि प्रतिरोध, क्या एक सवाल आएगा, एक बहुत अच्छा सवाल आएगा कि मान लीजिए एक तार है, एक लोहे का तार है, ठीक, जिसकी लंबाई 10 मीटर है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैंने इसी तार को चांदी का कर दिया, क्षेत्रफल इतना ही रहा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही रहा, लेकिन ये चांदी का हो गया, तो क्या प्रतिरोधकता बदलेगी, क्या रजिस्टिविटी बदलेगी, बताओ। अगर आपने इस सवाल का उत्तर कर दिया ना, ये मान लो कि झमाझम आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, क्या अगर हमने 10 मीटर का ही तार है, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, मैंने इसको चांदी का बना दिया, तो क्या प्रतिरोधकता बदल जाएगी, बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। सुनो सुनो, पहले ध्यान से सुनो, मैं प्रतिरोध नहीं कह रहा हूं, मैं प्रतिरोधकता कह रहा हूं। अच्छा, और मैं दोनों की बात करूं यार, देखो ये लोहे का तार है यार, एक बात समझो ना, लोहे के तार में रुकावट जो होगी ज़्यादा होगी और चांदी के तार में रुकावट कम होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे रुकावट कम हुई है मतलब प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, तो रजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रतिरोधकता कब बदल सकती है, पहला ताप पर निर्भर करती है, और उसके अलावा ये मटेरियल पर भी निर्भर करती है कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, तो ये ताप पर निर्भर करती है। अच्छा, ओनली मत लिखो फिर, ये सॉरी गलती से लिख गया कि प्रतिरोधकता एक तो ताप पर निर्भर करती है, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करती है, और साथ ही ये किस पर निर्भर करती है ये पदार्थ पर निर्भर करती है।
तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अब देखो पदार्थ को कई बार ना वो सामग्री भी कह देता है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी ये समझ में आया कि रजिस्टिविटी जो है ना, प्रतिरोधकता जो है, ये एक तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, सामग्री पर निर्भर करती है और टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है। ठीक है, लंबाई क्षेत्रफल पर नहीं करती, जबकि ये जो है लंबाई, एरिया, तापमान पर निर्भर करता है। और सुनो, अगर मैंने ये कह दिया ना कि ये इस पर डिपेंड करता है, तो तापमान और सामग्री पे अपने आप ही डिपेंडेंसी आ गई है। ये बात समझ में आई? अगर मैं केवल ये लिख दूं, मैं ये भी ना लिखूं कि प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, तो वो तो अपने आप ही आ गया। अगर इस पर निर्भर करता है और ये तापमान पर और सामग्री पर डिपेंड करता है, तो फिर तो प्रतिरोध भी तापमान और सामग्री पर डिपेंड करेगा। यानी कि प्रतिरोध ऑलमोस्ट सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज की कहानी यहाँ तक क्लियर है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को लेकर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर। कल हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर, अभी तो हमने ये देखा मोटा माटी कि बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर बढ़ेगा। कल ये देखेंगे कि लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितने गुना होगा, 4 गुना करने पर कितने गुना होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उम्मीद है भैया आपको बेहतर लगा होगा आज का सेशन। देखिए बहुत गहराई में हम चल रहे हैं, यानी फाउंडेशन के अर्थ को मैं तो पूरी तरह सिद्ध करने में लगा हुआ हूँ। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं इस क्लास के, नो डाउट 80-90% बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ 10% है जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और देखो मैंने आपको कारण बता दिया यार, मतलब आप खुद इस बात पर चर्चा सोचेंगे ना कि जब मैं कुछ और सिखा रहा हूँ आप कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी किसी बात को नहीं सीख पाएंगे। मैं ऐसा तो है नहीं कि कुछ और सिखा पाऊंगा उस समय पे, आप जो मैं सिखा रहा हूँ उसको भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए फुल्ली फोकस्ड होकर। एक बार प्लीज़ आप रिवाइज करिएगा, हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे तो कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कल पूछ लेना। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट हैं सभी के, थैंक यू, बहुत सारा आभार। एक गुड़िया का कमेंट आए हुए में से आए थे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ सभी बच्चों के लगभग ये कमेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं कह रहा हूँ तो यूट्यूब पे सुबह क्लास होती है 7 बजे, सॉरी 9 बजे, उसमें जाके देख लीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ाया, बात यह है कि हमने तो वो पढ़ा जो सिलेबस में था। बात यह है कि आपने उसको अच्छे से याद रखा। मेरी तरफ से कभी कोई कंटेंट वाइज आपको कमी नहीं नज़र आएगी, ना कंटेंट के लेवल पे, ना सीखने सिखाने के स्तर पे, ना उसमें उदाहरणों पे, ना पीपीटी पे, ना हाथ से पढ़ाने के मामले में। जो चीज़ हाथ से पढ़ाने की है हाथ से पढ़ेंगे, जिसको हम पीपीटी में पढ़ा सकते हैं पीपीटी में पढ़ेंगे, समय बचेगा। बस आपकी तरफ से ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे याद है। जब आप ऐसी ऐसी बातें पूछते हो, भैया जी ये नियतांक का मतलब क्या है, एक साथी कह रहा था परिमाण का मतलब क्या है, तो या तो आपने पढ़ा नहीं है भाई, फिर आप शुरू से पढ़िए। और अगर पढ़ लिया है फिर भी आपको ये नहीं पता परिमाण का मतलब क्या है, तो भैया रिक्वेस्ट है, आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनोगे। चलिए कल मिलते हैं, फिर से एक उम्मीद आपसे करूँगा अच्छे से इसको रिवाइज़ करके आएंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे। अगर आज की चीज़ें अच्छे से नहीं रिवाइज़ करके आओगे, कल का कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं अभी बोल के जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कैसे भी समय निकाल कल आज की चीज़ों को ज़रूर पढ़ना। कल मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।